सरला जी मेन गेट को कसकर पकड़े अपने घर की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके पैर जड़ हो गए हों और दिल इतना भारी कि एक कदम भी आगे बढ़ाने की वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अब चलिए भी मम्मी, जल्दी कीजिए वरना पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। और आप तो जानती हैं कि हाईवे पर रात को गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। कहते हुए उनके बेटे सुमित ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर उन्हें बैठाया। उनके दोनों पोता पोती उनके साथ ही पिछली सीट पर और बहू नीता आगे सुमित के साथ बैठ गई। वो आंसुओं से धुंधली आंखों से अपनी सहेलियों को और अपने घर को देखते हुए तब तक हाथ हिलाती रहीं जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गए। आज सरला जी का मन बहुत बोझिल था और देह थककर चूर हो गई थी। लगातार रोने से उनकी आंखें और सिर बहुत भारी हो गए थे। इसी मन और देह की थकान में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सिर पीछे की सीट पर टिक गया और आंखें मूंद गईं। क्यों जा रही हो? यहीं रहो अपने घर। जो सम्मान कभी कभी जाने से मिलता है वो वहां जाकर बस जाने से नहीं मिलेगा, उनके पति रमेश जी ने उन्हें समझाते हुए कहा। अरे, मेरे बेटे का घर है, किसी पराये के घर थोड़े न जा रही हूँ। और आप तो मुझे बिना बताए ही चले गए। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। वो मुंह फुलाते हुए बोली। मैं कहाँ गया हूँ, यहीं तो हूँ तुम्हारे पास। मेरी बात समझो और यहीं अपने घर में रहो। अब उठो और चलो मेरे साथ। कहते हुए रमेश जी ने हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने उनका हाथ झटक दिया। इसी झटके के साथ उनकी आंख खुल गई तो उन्होंने देखा कि सुमित का घर आ गया है। लॉन में गमले टूटकर बिखरे पड़े हुए थे। इसी कारण सुमित को झटके से ब्रेक लगानी पड़ी। ये वही यथार्थ झटका था जो उन्होंने सपने में महसूस किया था। घर पहुंचते ही आराम कुर्सी पर बैठकर उन्होंने सिर पीछे टिका दिया। उनके मन में सपना अभी भी ताज़ा ही था और वो उसे समझने की कोशिश कर ही रही थी कि नीता उनके हाथ में चाय का कप देते हुए बोली। मम्मी, आप हाथ मुंह धोकर चेंज कर लीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। बच्चे तो इतने थके हुए थे कि बिना कुछ खाए पिए ही सो गए। उन्हें भी भूख कहाँ थी। किसी तरह एक पराठा चाय के साथ निगलकर वो लेटने चली गई। इस पूरे समय रमेश जी का वो सपना उनका पीछा करता रहा और वो उसका अर्थ समझने में नाकाम रही। और इसी उधेड़बुन में कुछ उन्नीदी सी हालत में सुबह हो गई। अगले दिन आदतन जल्दी ही उनकी नींद खुल गई और वो फिर से उसी सपने की सोच में डूब गईं। बेटे के घर शुरू के दिन तो बहुत अच्छे थे। नीता हर काम के लिए उनसे पूछती थी और बच्चे भी दादी दादी कहकर उनके आसपास ही मंडराते रहते थे। सुमित भी ऑफिस जाने से पहले और लौटने के बाद उन्हीं के पास आकर बैठ जाता था। धीरे धीरे ही सही, मगर उनका रूटीन भी वापस पटरी पर आने लगा था और वो भी अपने बेटे के घर को अपना घर समझकर अधिकारों का प्रयोग करने लगी थी। यहाँ सबके बीच उन्हें अच्छा ही लग रहा था, पर फिर भी उन्हें वहाँ बहुत बोरियत होती थी। सुबह जिस घर में रेलवे प्लेटफॉर्म की सी हलचल रहती थी, 9 बजते बजते वहाँ एकदम सूनापन पसर जाता था। फिर वो बालकनी में फूल पौधों को और सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखते हुए अपना समय काटती और सबके आने का इंतजार करती थी। उस दिन सबके जाने के बाद जब वो बालकनी में जाकर बैठी तो हल्की सी फुहार पड़ रही थी। ये मॉनसून की हल्की फुहार उन्हें बेहद अच्छी लगती थी। कुछ देर यूं ही उन बूंदों को हाथों से उछालते और उनके कोमल स्पर्श को महसूस करते उनका चाय पीने का मन करने लगा। वो उठी और चाय का दूध निकालने के लिए उन्होंने जैसे ही फ्रिज खोला तो वो सामान से ठसाठस भरा हुआ था। उसी सामान में दूध का पतीला भी फंसा हुआ था। उन्होंने जैसे ही दूध का पतीला निकाला तो उसके साथ रखा कांच का कटोरा फिसलकर नीचे गिर पड़ा। छन्नी की आवाज से उसके टुकड़े और मटर पनीर की सब्जी सब तरफ फैल गई। ये देखते ही वो घबरा गई और अब चाय पीना भूलकर पहले साफ सफाई में लग गई। फ्रिज कई दिन की पुरानी सब्जियों, कई तरह के गुंधे आटे, पुरानी ब्रेड, खट्टे होते दही और अधसड़े फल सब्जियों से पटा पड़ा था। उन्होंने सूंघ सूंघ कर सारी बासी सब्जियों और आटे का अंदाज़ा लगाकर
उन सबको हटाया। दोपहर को बहू नीता और पोती दिशा के आने तक वो फ्रिज का कायाकल्प कर चुकी थी। नीता आते ही हाथ मुंह धोकर फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए बोली, आप लोग आ जाइए, मैं खाना गर्म कर रही हूँ। फ्रिज खोलते ही नीता असमंजस की हालत में थी। उसने पूरा फ्रिज छान मारा, पर उसमें आटा और मटर पनीर की सब्जी कहीं नहीं थी। उसे बार बार फ्रिज में सामान रखते और निकालते देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों परेशान हो, क्या ढूंढ रही हो? मम्मी जी, वो आटा और मटर पनीर की सब्जी नहीं मिल रही। नीता ने कटोरों के ढक्कन उठाकर चेक करते हुए कहा, बेटा वो तो मैंने हटा दिए हैं। आटा और पनीर दोनों महक रहे थे। महक रहे थे? पर वो तो मैंने संडे को ही तैयार किए थे। संडे? यानी 3 दिन पहले? पर ये तो ठीक नहीं है बेटा, ये तो बीमारियों को न्योता देना है। घर पर हम 4 ही तो लोग हैं, रोज ताज़ा खाना बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उन्होंने नीता को समझाते हुए कहा, मेरे लिए ये सब पॉसिबल नहीं है मम्मी। मैं सुबह की गई, दोपहर को लौटती हूँ, फिर मेरी किटी पार्टी है, मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना होता है। ये मेरा मी टाइम है। इसके बाद समय ही कहाँ बचता है, तो मैं रोज़ खाना नहीं बना सकती। इसीलिए पूरे हफ्ते की सब्जी और आटा एक ही बार तैयार करके रख देती हूँ। वैसे बच्चों और सुमित को भी इससे कोई परेशानी नहीं है। नीता के स्वर में तल्खी थी। सरला जी का मन 1 सप्ताह का रखा खाना खाने की कल्पना मात्र से ही खिन्न हो गया, पर उन्होंने हालात को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं नीता, पहले तुम अकेली थी, अब तो मैं भी हूँ, तो खाना बनाने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। नीता ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उस समय सबने मैगी खाई। उस दिन रात का खाना भी नीता ने बाहर से ही ऑर्डर किया। सरला जी को तो ये सब सामान्य ही लगा। वो नीता की नाराजगी समझ नहीं पाई। वो तो बेटे बहू के घर को अपना घर मान रही थी, जहां उन्हें किसी भी बात को कहने और करने का अधिकार था। अगले दिन भी सबके जाने के बाद वो किचन की सफाई में जुट गई। उन्होंने चीनी, चाय पत्ती और मसालों के डिब्बों को अपने हिसाब से लगाया, ताकि ये रोज़मर्रा का सामान उनकी पहुंच में रहे। ये सब काम निपटाते तक नीता और बच्चों के आने का टाइम हो गया। एक बार उन्होंने चमचमाती किचन को देखा और अपने आप से कहा, आज तो मुझे समय का पता ही नहीं चला। मन ही मन घर का हिस्सा बनकर वो बहुत खुश थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने बड़े उत्साह से दरवाज़ा खोला और बच्चों के हाथ से बस्ता लेते हुए नीता से बोली, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, आज मैंने खिचड़ी बनाई है। नीता ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे किचन में चली गई। सरला जी भी 2 बोल तारीफ के सुनने की ललक में नीता के पीछे हो ली। वे खाने की प्लेट निकालते समय बार बार नीता की तरफ देख रही थी कि शायद वो कुछ कहे, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो मन महसूस कर रह गई। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आराम करने चली गई। दिन भर की इतनी थकी थी कि लेटते ही कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो शाम के 7 बज चुके थे। नीता और सुमित के बीच तेज बहस हो रही थी और शायद उन्हीं की आवाज़ों से उनकी नींद खुल गई थी। तुमने आज भी खाना बाहर से ही मंगवाया है? मैं ये रोज़ रोज़ बाहर का खाना नहीं खा सकता। रोज़ रोज़ बाहर से खाना मंगवाना फालतू के खर्च बढ़ाना है और कुछ नहीं, सुमित झल्ला रहा था। ये बात तुम अपनी माँ को समझाओ, नीता ने भी तेज आवाज़ में कहा। इसमें माँ कहाँ से आ गई और उन्होंने क्या किया है? क्या किया है ये तुम उन्हीं से पूछो। उनसे क्या पूछना है, तुम ही बता दो, क्यों बात को बढ़ा रही हो? उन्होंने मेरी सारी रसोई इधर की उधर करके रख दी है। क्या ज़रूरत थी उन्हें ये छेड़छाड़ करने की? मेरा घर जैसा है वैसा ही अच्छा है, मुझे इसमें उनकी दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नीता गुस्से में जोर जोर से बोल रही थी। इससे आगे सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनकी वजह से उनके बेटे बहू में कलह हो रही है। पर इसके बाद से ही घर में और सबके व्यवहार में कुछ तो बदल गया था, जो वो समझकर भी नहीं समझ पा रही थी। उस दिन के बाद रविवार तक घर में खाना बाहर से ही आता रहा, और फिर रविवार वाले दिन नीता ने काम वाली बाई रानी के साथ मिलकर फिर से सप्ताह भर का खाना बनाकर फ्रिज में भर दिया और किचन का सामान पहले जैसा ही कर दिया। इस पूरे समय ना तो नीता ने उनसे कुछ कहा और ना ही कोई शिकायत ही की।
वो वैसे भी सरला जी से कम ही बात करती थी। उसके हाव भाव और काम ही थे जो उसकी नाराजगी दर्शा रहे थे। सरला जी को अपने पोता पोती दिशा और गोलू से बहुत स्नेह था। शायद उन्हें भी हो, पर वो कच्ची उम्र के बच्चे थे और उन पर अपनी माँ का असर इतना ज़्यादा था कि उस दायरे के बाहर उन बच्चों को कुछ ज़्यादा समझ ही नहीं आता था। सरला जी को दिशा की सहेलियां भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो नाइट स्टे के नाम पर हर कुछ दिन में आ धमकती थी और उल्टे सीधे गानों पर डांस करती थी। सरला जी ने खुद देखा था कि थोड़ी देर के लिए दिशा अगर कमरे से बाहर जाती थी तो वो सारी लड़कियां उसकी बुराई करने लग जाती थीं। उन्होंने दिशा को समझाने की बहुत कोशिश की तो उसने कहा, आजकल ऐसी ही सहेलियां होती हैं दादी। जिन सहेलियों और दोस्तों की बात आप करती हैं वो सिर्फ कहानियों में ही होते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये बात उनके गले नहीं उतरी थी। उन्हें तो सविता, सरोज और अपनी बाकी सहेलियां याद आने लगी जो हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती थी। सरला जी चाहती थी कि दोनों बच्चे उनके पास बैठकर उनसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनें, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखें, लेकिन दोनों बच्चों का व्यवहार धीरे धीरे उनके प्रति बहुत ज़्यादा रूखा होता जा रहा था। अब वो अपनी दादी की कोई बात सुनना पसंद नहीं करते थे और इसका बहुत बड़ा कारण था बहू नीता का सरला जी के प्रति बेहद रूखा व्यवहार। सुमित भी अब कभी कभी ही उनके पास आता था और वो भी औपचारिक हालचाल ही पूछता था। पोते गोलू को भी उनका समझाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो वो भी उनसे कन्नी काटने लगा था। इस पूरे घर में सिर्फ काम वाली बाई रानी का आना ही उनके लिए राहत का समय होता था। रानी घर का काम निपटाते हुए उनसे बातें करती रहती थी, पर वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकती थी। वो रोबोट की तरह जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाती, क्योंकि उसे बाकी घरों में भी काम करने जाना होता था। ऐसे में उन्हें अपने घर का नौकर टीकाराम बहुत याद आता, जो सर्दियों में लॉन की गुनगुनी धूप में और गर्मियों में एसी की ठंडक में उनकी कुर्सी के पास बैठा उनके पांव दबाता हुआ माँ माँ कहता अपने गांव और बचपन की बातें सुनाता रहता था। पर यहाँ सुमित के घर तो अपनापन कम, अकेलापन और रुखाई ज्यादा थी। उन्हें अच्छे से याद है, वो रविवार का दिन था। वो हमेशा की तरह कमरे में अकेली बैठी रामायण का पाठ कर रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। सुमित, नीता, दिशा और गोलू सब बिजी थे। सबके अपने अपने प्रोग्राम थे और सरला जी किसी में भी फिट नहीं होती थी। दिशा की सहेली के जन्मदिन की पार्टी थी, गोलू का क्रिकेट मैच था, नीता की किटी पार्टी थी और सुमित को क्लब में जाना था। मतलब सबके कार्यक्रम सुबह से ही तय थे। सरला जी अकेले बैठे बैठे ऊब गई तो बाहर आकर हॉल में बैठ गई कि कोई तो दिखेगा। घर की हलचल में चुप रहकर ही सही, पर वो भी तो शामिल होंगी। बाहर आकर देखा तो सब जाने के लिए तैयार थे। मम्मी, दरवाज़ा बंद कर लीजिए, और हाँ, आपका खाना रखा है, अगर ठीक लगे तो रोटी बना लीजिएगा, मुझे लेट हो रहा है, हम शाम तक लौट आएंगे, नीता ने कहा और बिना उनके जवाब का इंतज़ार किए चारों निकल गए। वो चुपचाप उठी और दरवाज़ा बंद कर लिया। सिर उठाकर घड़ी की तरफ देखा तो 2 बज रहे थे। अब उन्हें तेज भूख लग रही थी। आज सुबह से ही उन्होंने सिर्फ चाय ही पी थी, एकादशी का व्रत जो था। उन्हें लगा शायद किचन में नीता उनके खाने का कुछ इंतजाम करके गई होगी। जाकर देखा तो फलाहार का कोई इंतजाम नहीं था। आलू मटर की सब्जी कुकर में थी और थोड़ा आटा गूंदा रखा था। ये देखकर उनका मन भर आया और वो मुंह में थोड़ी सी चीनी डालकर और पानी पीकर वापस अपने कमरे में लौट आई। पता नहीं कब बैठे बैठे उनकी आंख लग गई और जब खुली तो घंटी की आवाज से, जो लगातार बज रही थी। सुबह से भूखे होने की वजह से उन्हें चक्कर आ रहे थे। उन्होंने किसी तरह दरवाज़ा खोला तो देखा दिशा और नीता थे, गुलाबी ड्रेस और खुले बालों में। उनकी पोती दिशा बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर प्यार से उसके गाल सहलाने चाहे तो उसने चेहरा उनसे दूर करते हुए कहा, मम्मा, कितनी बार कहा है कि एक चाबी अपने पास रखा करो, पर आप हैं कि सुनती ही नहीं
और किसी को भी चाबी देकर चल देती हो। किसी को भी? मैं किसी को भी हूँ? वो अवाक नीता का चेहरा देख रही थी। नीता के चेहरे पर कोई भाव न देखकर उनका मन कसैला हो गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। सुबह से भूखे पेट, चक्कर के साथ साथ अब तो उनका सिर भी दर्द करने लगा था। तो वो मन मारकर उठी कि बहू से कुछ फलाहारी बनाने को कहें। बाहर निकली तो देखा कि तब तक गोलू और सुमित भी लौट आए थे। सब शायद फिर से कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। कहीं जा रहे हो बेटा? उन्होंने पूछा। हाँ मम्मी, हम मूवी देखने जा रहे हैं। हमें आने में देर हो जाएगी। आप रानी से काम करवाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। सुमित की जगह नीता ने जवाब दिया। उनसे कुछ और पूछते नहीं बना। थोड़ी देर बाद ही काम वाली बाई रानी आ गई और वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगी। सरला जी के मन में आया कि रानी से कहकर ही कुछ फलाहार बनवा लें, पर रानी इतनी जल्दी में थी कि वो उससे भी कुछ कह नहीं पाई। जल्दी जल्दी काम निपटाकर रानी भी चली गई। रानी के जाने के बाद वो वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गईं। उनका मन बेहद उदास था और कई तरह के सवाल जवाब उनके मन में उठ रहे थे। क्या इसी उपेक्षा और अकेलेपन के लिए वो यहाँ आई थीं? ये सवाल बार बार उनके मन में कौंध रहा था। इस सबसे सरला जी के मन में अकेलापन और उपेक्षा का दर्द गहरा होता जा रहा था। शाम के 6 बज रहे थे। अब उन्होंने ज़्यादा देर करना ठीक नहीं समझा और तुरंत घर वापसी की टैक्सी बुक करके अपनी सहेली सविता को फ़ोन किया। सविता, मैं रात 9 बजे तक पहुंच रही हूं। आज मेरा व्रत है। क्या तब तक फलाहार का कुछ इंतज़ाम हो पाएगा? अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ हो पाएगा। मैं और सरोज भी व्रती हैं। तुम तो बस जल्दी से आ जाओ। अब तो तीनों साथ ही व्रत खोलेंगे। सविता की आवाज़ में उत्साह साफ झलक रहा था। सविता की आवाज़ के सच्चे स्नेह और उत्साह ने उनके दिल को छू लिया। उनके उत्साह और स्नेह ने सरला जी के मन को मिठास से भर दिया और फिर तो उनके हाथों और पैरों को जैसे पंख लग गए। उन्होंने झटपट अपना सारा सामान बांधा और टैक्सी की राह देखने लगी। जैसे ही टैक्सी आई, सरला जी ने एक अंतिम बार उस घर की ओर देखा जहां उनके बेटा बहू और पोता पोती रहते हैं। उनके मन में एक उदासी थी, लेकिन एक दृढ़ता भी थी। उन्होंने अपने आप से कहा, ये घर मेरे बेटे का हो सकता है, लेकिन मेरा घर तो वही है जहां मेरे अपने लोग हैं, जिनके दिल में मेरे लिए आज भी प्यार और सम्मान है। टैक्सी चल पड़ी। सरला जी की आंखों में एक नई चमक थी, क्योंकि उन्हें अब पता था कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं होता, बल्कि उन लोगों से होता है जो आपकी परवाह करते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, रमेश जी, मैं वापस आ रही हूँ, अपने घर, अपने परिवार के पास। आज उन्हें अपने सपने का अर्थ समझ आ गया था कि उनके पति रमेश जी उन्हें क्या समझाना चाह रहे थे।